नमस्ते। फैसला ऐप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैंने नवरात्रि किया था, इस वजह से मैं थोड़ी बिज़ी थी और अपने चैनल के लिए वीडियोस नहीं बना पाई। पर मैंने सोचा था कि नवरात्रि के व्रत को खोलने के बाद मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। रात को मैं ये सोचकर सोई थी नवमी को, और 10वीं विजयादशमी के दिन जब मेरी नींद खुली और मैंने अपना मोबाइल उठाया तो एक ऐसी खबर मैंने देखी जिसे देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। गुस्सा भी आया, डर भी लगा। तथाकथित अल्पसंख्यक जो बोलते हैं कि हमें इस देश में डर लगता है, डर लगा क्योंकि कुछ दिनों से ऐसी वीडियोस आ रही हैं, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि अब डर लगता है। शुक्रवार यानी कि विजयादशमी की सुबह तथाकथित किसान आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास एक युवक की लाश छत विछत हालत में लटकी हुई पाई गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। जैसी वीडियोस और जैसी पिक्चर लगातार आनी शुरू हुई, ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसके बाद उन वीडियोस को देख के और ऐसी पिक्चर्स को देख के साफ पता चलता है कि उसके पीछे इन सो कॉल्ड किसानों का ही हाथ है। इसमें कोई संशय नहीं है। उस युवक, माफ़ कीजिएगा, दलित युवक, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि किसकी हत्या हुई इससे मतलब नहीं है, लोगों को उसकी जात से मतलब होता है, उसके कर्म से मतलब होता है, वो क्या था। तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ, जिनको दलित वर्ड ज़्यादा सुनाई देता है या अल्पसंख्यक ज़्यादा सुनाई देता है, वो शायद उनके कानों तक ये बात पहुँच जाए कि उस दलित युवक की हत्या इतनी बेरहमी से की गई इन तथाकथित किसानों के द्वारा। उस युवक के हाथ पैर काट के उसे बैरिकेड पे उसकी लाश को लटका दिया गया, उसके बॉडी के कटे हुए अंगों के साथ। उसके बॉडी के कटे हुए अंग बैरिकेड में उसकी बॉडी से थोड़ी दूरी पे लटकाए गए ताकि दिखाया जाए कि देखो किस तरीके से इसी की बॉडी का पार्ट है और कितनी उसको भयानक तरीके से हमने मारा है, राक्षसी प्रवृत्ति दिखा के। बताया जाता है कि इस युवक की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने गुरु ग्रंथ साहिब का अंग भंग कर दिया था। इसकी सज़ा के तौर पे उन लोगों ने, उन तथाकथित किसानों ने इस युवक की इतनी बेरहमी से, इतनी क्रूरता से हत्या की, जिसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। क्या ये इतना बड़ा अपराध था? अगर ये इतना बड़ा अपराध था तो यहाँ इंडिया में तो अक्सर ये होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो यहाँ के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, यहाँ के देवी देवताओं को गाली दी जाती है, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है, उनकी गंदी स्केच बनाई जाती है। तब तो ऐसी हत्याएं लाजमी है लगातार होना। जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ, अगर ये जस्टिफाइड है तो वो भी जस्टिफाइड है। खैर, अगर निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच की गई तो निश्चित तौर पे सच सामने आ जाएगा, क्योंकि सबूतों के तौर पे इतनी वीडियोस हैं ना जिसमें लोग कहते हुए और बोलते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं कि जिसको जो करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते। तो क्या किसानों के नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, सो कॉल्ड आंदोलनकारी और विपक्ष ये बताएगा कि इतनी घटिया हरकत को अंजाम देने वाले लोग कब से किसान हो गए, ये कब से अन्नदाता हो गए? सच तो ये है कि किसान आंदोलन के नाम पे वहाँ जितने भी लोग भरे पड़े हैं वो सारे के सारे असामाजिक तत्व हैं, वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। और अगर ये वाकई में किसान हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किसान कब से इतनी हैवानियत के साथ किसी का मर्डर करने लगे? अजी, किसान कब से अपने खेत की जुताई के लिए तलवारों का इस्तेमाल करने लगे हल और ट्रैक्टर की जगह? ये किसान कब से दलितों के खून से अपने खेत की सिंचाई करने लगे? ये हरित क्रांति का रंग हरे से लाल में कब कन्वर्ट हो गया? सच तो ये है कि ये लोग किसान हैं ही नहीं। अब मैं आपको इन बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों के कुछ उपलब्धियों के तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, जो इनकी असली औकात आपके सामने लाकर रख देगा और इनको आप सबके सामने नंगा करके रख देगा। और ये आए दिन ये ऐसा कुछ करते ही रहे कि इनकी एक लिस्ट तैयार हो गई है, इनके गुनाहों की, इनकी बदसलूकी की, इनके गिरे हुए होने की, और हाँ, इनके किसान ना होने की भी। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इनकी कुछ उपलब्धियां गिनाती हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि ये किसान हैं या उपद्रवी, आतंकवादी, देशद्रोही।
शुरुआत करते हैं। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर मैं शुरुआत करना चाहूँगी 26 जनवरी से। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन इन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया। इन्होंने लाल किले पे आक्रमण करके वहाँ से तिरंगे को नोचकर फेंक दिया और इन लोगों ने वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया। इन लोगों ने पुलिस पे भी आक्रमण किया, इन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा। इसके बाद इन्होंने विरोध भड़काने के लिए अपने ही ग्रुप के एक आंदोलनकारी मुकेश को जिंदा जलाकर मार डाला। फिर इन्होंने बांग्लादेश से आई हुई एक औरत का बलात्कार किया। उसके बाद इन्होंने 4 लोगों की लिंचिंग की। फिर अब इन्होंने लखीमपुर, जो कि घटना हाल में ही हुई है, लखीमपुर में इन्हीं की अराजकता फैलाने की जो प्लानिंग थी, इसकी वजह से 8 लोग मौत के घाट उतर गए। और अब एक दलित युवक की राक्षसी तरीके से हत्या कर दी, उसका अंग काट के उसके शरीर से अलग कर दिया और उसकी लाश को लटका दिया गया। अगर आप ध्यान दें तो जैसे कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन तिरंगे की कहते नहीं सब रिस्पेक्ट करते हैं, जिस दिन तिरंगे की वैल्यू कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है, उस दिन इन्होंने जैसे तिरंगे का अपमान किया था, वैसे उन्होंने दशहरे विजयादशमी के दिन इन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई। उस दिन को मनहूसियत में बदल दिया इन्होंने, हमारे त्यौहार को इन्होंने मनहूसियत में बदल दिया। मैं सच कहती हूँ, मैंने किसी को भी विश नहीं किया हैप्पी दशहरा। कैसे करूँ, कैसे कह दूँ कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है। इतनी क्रूरता खुलेआम हो रही है। ये अराजक तत्व, ये तथाकथित किसान ना सरकार को कुछ समझते हैं, ना कानून को कुछ समझते हैं, ना ही मीडिया को कुछ समझते हैं, ना ही पुलिस को कुछ समझते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ये हर नियम कायदे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं बिना डरे हुए, बेखौफ, और चौड़े में आते हैं, छाती तान के बोलते हैं कि हाँ हमने ये किया है, हाँ हम ऐसा करेंगे। ये कभी भी बात नहीं करते। अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देख लो तो ये हर बार धमकी देते हुए पाए गए हैं। इन्होंने अभी हाल में 15 अगस्त को भी बोला था कि हम झंडा फहराने नहीं देंगे। तो ये शुरू से धमकी देते हैं, कभी बोलते हैं हम इस बॉर्डर को घेर लेंगे, कभी बोलते हैं हम यूपी में चले जाएंगे, कभी कुछ, ये सब चल रहा है। ठीक है, ये कुछ नहीं समझते, कानून को, सरकार को, पुलिस को, किसी भी चीज़ को कुछ नहीं समझते ये। पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार और तथाकथित संज्ञान लेने वाले मी लॉर्ड, क्या उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है? क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है? और अगर ऐसा है कि ये गहरी नींद में सोए हुए हैं ये मी लॉर्ड और ये सरकार, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब मुझे लगता है कि लॉजिकली ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जिस तरीके से कश्मीर में जिहाद को आज़ादी का नाम दिया गया है, ठीक वैसे ही इन खालिस्तानियों को यहाँ किसान का नाम दे दिया गया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसी हालात में जब ये खालिस्तानियों को किसान का नाम दिया गया है, तो फिर जय जवान जय किसान तो नारा होना ही नहीं चाहिए। नारा होना चाहिए कि जय जिहादी जय खालिस्तान, क्योंकि ये तो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप बार बार जिसे मौका दोगे वो आपके सर पे बैठ के नाचेगा, और आज यही हो गया है, यही हाल हुई है कि ये लोग, आपने इन्हें उंगली पकड़ाई और अब ये आपके सर पे बैठ के नाच रहे और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। भुगत कौन रहा है? एक आम आदमी। मैं कहूँगी कि मुझे डर लगता है। आए दिन जैसी तस्वीरें, जैसी वीडियोज़ आती हैं, जैसी लिंचिंग होती है, वो सब देख के डर लगता है। पर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ वोट मांगने आते हैं? आप सिर्फ हमारी दिवाली, होली, दशहरा पे रोक लगाने आते हैं? मैं उन मी लॉर्ड से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके सारे नियम हमारे लिए बने हैं? इन देशद्रोही को लिए कुछ नहीं है जो एक इंसान को दरिंदगी से मार के लटका देते हैं, उस पर क्या केस नहीं बनता? What are you waiting for? I am not understanding कि you are waiting for Christmas or what? 26 जनवरी को मौका था, आपने कुछ नहीं किया। अभी भी तो मौका है आपके पास, अभी आपके पास इतने सारे सबूत है, सबको सच्चाई पता है। आपको क्यों नहीं दिखाई देता? आपको क्यों नहीं सुनाई देता? अगर आप बार बार ऐसे करेंगे तो जनता का विश्वास आप पर से उठ जाएगा, उठ रहा है, उठ जाएगा। अगर आप हमारे पक्ष में खड़े नहीं हो सकते तो आप हमारे विपक्ष में रहने वाले लोगों के साथ भी नहीं रह सकते। और चुप्पी, मुझे सिखाया गया है कि अगर आप चुप है तो ये बहुत बड़ी सहमति है। और आई एम सॉरी,
मैं किसी मास्टर स्ट्रोक का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। जो लोग अपने घर के लोगों को खोते हैं, जो लोग अपने मन की शांति को खोते हैं, वो समझते हैं कि क्या होता है एक एक दिन तिल तिल करके जीना, घुट घुट करके जीना, इस डर में जीना कि पता नहीं अगले दिन क्या होगा। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये बात शेयर की थी कि मैं आज कोई वीडियो ना बनाने की हालत में हूँ, ना बनाऊँगी, क्योंकि कल मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमें है ही नहीं, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और मुझे लगा था कि अगर आज मैंने अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया तो मैं कुछ ऐसा लिख जाऊंगी, मैं कुछ ऐसा बोल जाऊंगी कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और तब जब कुछ लोग मुझे सुनते हैं, कुछ लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उन तक मेरी बात नहीं पहुंच पाएगी। और इसी वजह से मैंने कल अपने आप को बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा। खैर, मुझे लगता है आप सब भी कहीं ना कहीं मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर मैं आवेश में कुछ बोल गई हूँ तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आप इनसे सहमत हैं, आप मेरे साथ हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियोज़ को, ताकि वो समझ सके कि क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। और लास्टली मैं इतना ही कहूँगी कि अपना और अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।